नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारे 9 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आता है कि किसने पतंग का प्रयोग प्रस्तावित किया था। तो हमें ऑप्शन दे रखा है ओलिवर इवांस ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जॉर्ज व्हिटले ने या फिर थॉमस जेफरसन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग का प्रयोग प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि टेक्स्ट लाइन के आरंभ में जाने के लिए क्या दबाएं। टेक्स्ट लाइन के आरंभ में जाने के लिए क्या दबाएं? तो हमें ऑप्शन दे रखा है होम, पेज अप, एंटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, होम। होम बटन को दबाएंगे तो टेक्स्ट लाइन के आरंभ में हम चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना संग्रहित करने में मदद करता है। तो हमें ऑप्शन दे रखा है डिस्क ड्राइव करता है, कीबोर्ड करता है, मॉनिटर करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डिस्क ड्राइवर कंप्यूटर की सूचना संग्रहित करता है। ठीक है, कीबोर्ड तो एक तरह से इनपुट डिवाइसेस हो गई है और मॉनिटर इसकी आउटपुट डिवाइस हो गई है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डिस्क ड्राइव के थ्रू कंप्यूटर में हम सूचना संग्रहित कर सकते हैं। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व महासागरों के बीच किस महासागर में व्यापक महाद्वीपीय शेल्फ है। तो ऑप्शन दे रखे हैं अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर में अंदर महासागरों में व्यापक महाद्वीपीय शेल्फ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो हमें ऑप्शन दे रखी है कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है या फिर महानदी है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी आ जाएगी? गोदावरी नदी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक में जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है या फिर कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्नाटक में जोग जलप्रपात नदी कहाँ स्थित है? शरावती नदी के पास में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात नदी शरावती नदी के पास में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है। 790 वोट के बराबर, 700 वोट के बराबर, 720 वोट के बराबर या फिर 746 वाट के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग निम्न में से किसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो हमें ऑप्शन दे रखा है होर्न सिल्वर, कैल्साइट, हेमाटाइट, मैग्नेसाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग किसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट की सांद्रता बढ़ाने के लिए चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन आता है कि एक अपचायक कारक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, प्रोटॉन को लेता है या फिर प्रोटॉन को दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक अपचायक कारक वह होता है जो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। क्या इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है तो वह एक अपचायक कारक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि परम शून्य वह तापमान होता है जिस पर गैस में आणविक गति बंद हो जाती है या फिर पानी जम जाता है या फिर सभी गैस तरल हो जाती है या फिर सभी गैस ठोस हो जाती है। तो उसको हम परम शून्य ताप कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गैस में आणविक गति जब बंद हो जाती है तो उस स्थिति में
परम शून्य ताप हो जाता है। मतलब परम शून्य ताप वह तापमान है जिस पर गैस में आणविक गति बंद हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, समूह कहते हैं, धातु कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा होती है उसको हम आवर्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि कीट के विकास का निम्न में से कौन सा चरण फसल के लिए सबसे अधिक हानिकारक होता है? ठीक है, अंडा होता है, प्यूपा होता है, कैटरपिलर होता है या फिर एमागो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कीट के विकास में कैटरपिलर नामक एक चरण होता है जिसमें फसल के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि फूल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हमें ऑप्शन दे रखा है एग्रो एस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, पालिनेलॉजी या फिर फ्लोरिकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फ्लोरिकल्चर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है फ्लोरिकल्चर, फ्लोर यानी फूल, तो फूल के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 349 के तहत घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषणा कर सकता है या फिर अनुच्छेद 361 के थ्रू घोषणा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 के तहत भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन आता है कि लाभ के पद का फैसला कौन करता है? लाभ के पद का फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है या फिर संसद के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लाभ के पद का फैसला संसद के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि साइड्रोसिस, क्या साइड्रोसिस एक बीमारी है जो सांस में किसके लेने से होती है? सिलिका धूल के कारण होती है, लोहे की धूल के कारण होती है, जिंक के धूल के कारण होती है, फिर कोयले की धूल के कारण साइड्रोसिस बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लोहे की धूल से साइड्रोसिस नामक एक बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर से याद रखिएगा, काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा देश 23वें फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, या फिर ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना, या फिर ब्राजील, मेक्सिको और स्पेन, या फिर थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको 23वें फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आदिवासी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई पोर्टल का नाम क्या है? आरोग्य ई पोर्टल है, स्वास्थ्य ई पोर्टल है, वंदना है या फिर ट्राइबल रक्षा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य ई पोर्टल नाम उसका रखा गया है आदिवासी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, वियना में स्थित है या फिर पेरिस के अंदर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम कार्यालय वियना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था?
बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, अशोक मेहता की सिफारिश पर, किरीट पारिक की सिफारिश पर या फिर दीपक मेहता की सिफारिश पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारतीय संविधान का 73वां संशोधन समिति सिफारिश की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य की आकस्मिकता निधि कौन संचालित करता है? तो ऑप्शन दे रखा है राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का वित्त मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य की आकस्मिकता राज्य का राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन निश्चित रूप से किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रमुख संकेत होता है? तो इसका ऑप्शन होता है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन निश्चित रूप से किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का प्रमुख संकेत होता है? कि किसी देश में अर्थव्यवस्था है तो उसका प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख संकेत क्या है? तो हमें ऑप्शन दे रखा है जीडीपी की वृद्धि दर, मुद्रास्फीति की दर, किसी देश में बैंकों की संख्या या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो ये किसी देश में बैंकों की संख्या तो हो नहीं सकता है, मुद्रास्फीति दर से इसका कोई मतलब नहीं है। जीडीपी की दर अगर वृद्धि होगी, जीडीपी की दर में अगर वृद्धि होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। तो इसका प्रमुख संकेत क्या होगा? जीडीपी की वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्न में से किसे सेवा क्षेत्र का हिस्सा कहा जा सकता है? तो ऑप्शन दे रखा है कपड़ा मिल को, बैंकिंग को, कोयला खदान को या फिर कृषि को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग को सेवा क्षेत्र का हिस्सा कह सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग क्या करता है? ऋण देता है, ऋण पैसे अवेलेबल कराता है। तो इस कंडीशन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा बैंकिंग को हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि कराधान की संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तर के बीच संबंधों के प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता है? लोफर वक्र, ग्रिफिन वक्र, फिलिप्स वक्र या फिर गिन्नी वक्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोफर वक्र कहा जाता है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन आता है कि उच्च क्रम बायोटिक स्थल में शामिल है। तो ऑप्शन दे रखा है जनसंख्या, कोशिकाएं, जीन या फिर ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या उच्च क्रम बायोटिक स्थल में शामिल है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं इससे भी बेहतर आपको कंटेंट अवेलेबल करा सकूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए एडुकेरो विद ज्योति के साथ। धन्यवाद।